नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिस तरह से बड़े पैमाने पर तमाम दलों में दल बदल हो रहा है, बड़े पैमाने पर विधायक और पूर्व विधायक और पूर्व जनप्रतिनिधि जो हैं वो पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दल बदल हो रहा है इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या होते हैं। क्या ये दल-बदल राजनीतिक दलों के लिए किसी बड़ी जीत की दिशा को तय करने वाला होता है? या फिर जो दल-बदल करके दूसरे राजनीतिक दलों में जो लोग आते हैं, वो उस दल के लिए एक तरह की लायबिलिटी हो जाते हैं, एक तरह का बोझ हो जाते हैं? क्या ऐसे लोगों की वजह से किसी भी राजनीतिक पार्टी में जो लंबे समय से जो कार्यकर्ता अपने चुनाव की तैयारी कर रहा था, उसकी जो आकांक्षाएँ हैं, उसके जो सपने हैं, उनमें सेंध लगती है, उनको चोट पहुँचती है। और इस तरह का जो दल-बदल है, मतदाताओं के लिए कितना आसान होता है इसको पचा पाना, क्योंकि एक व्यक्ति जो कल तक एक नेता को पानी पी-पी के कोसता दिखाई देता था विधानसभा के अंदर, संसदीय मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर, वो अचानक से उस व्यक्ति, उस नेता की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए दिखाई देता है। तो ये जो नेताओं का गिरगिटियापन है, ये जनता इसको कितना पचा पाती है, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे आज आपकी बात में। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, उत्तर प्रदेश में महिला और जनवादी अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्षरत ताहिरा हसन जी, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिशान हैदर, और थोड़ी ही देर में हमसे जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस। बातचीत की शुरुआत शरद जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये जो पूरा गोरख धंधा है, ठीक चुनाव के पहले 1 घंटे पहले, टिकट बट्टे के 1 घंटे पहले नेता पार्टी छोड़ देते हैं। उनका तो अपना हित सध जाता है, उनको तो टिकट मिल गया, नई पार्टी ने टिकट दे दिया, वो उनको भाषण देने का, चुनाव में नेतागिरी करने का पूरा मौका मिल गया। लेकिन जिस जनता के वो जनप्रतिनिधि थे, उस जिस जनता के लिए उन्होंने एक राजनीतिक विचारधारा के तहत 4 साल 5 साल आ गया। बातें की थी, उसके प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है, क्यों कर रहे हो? उनके प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, वो कहाँ जाती है? आप कैसे इसको विश्लेषण इसका करते हैं? गोविंद, बहुत दिलचस्प इशू रखा है आपने। और देखिए, ये सब आइडियोलॉजी और मोरालिटी, ये सब चीजें इतिहास हो चुके हैं। राजनीति में अब इन सब की उम्मीद करना तो ये बड़ा हमारा और आपका की नादानी होगी। तो अब वो जमाना चला गया। अब तो नेता ही नहीं, अब तो सरकारी अफसर भी जो है चुनाव प्रक्रिया, चुनाव डिक्लेयर होने से एक रोज पहले नौकरी छोड़ करके राजनीति में कदम रख लेते हैं और अपने जो संबंध जो उन्होंने बनाए हैं कुर्सी पे बैठ करके उसका फायदा लेते हुए टिकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अब वो तो जमाने चले गए। देखिए, इसमें ये सब मोरालिटी वोरालिटी नहीं है। इसमें नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एक कहावत है। तो जो जिससे जिसका भला हो जाए, वही जो जीता वही सिकंदर, ये हालत है। तो इसमें जो लोग हैं वो सीधे सीधे अपना फायदा देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मजे की बात क्या है कि जनता भी उनको बड़ी आसानी से इस ऐसे जुर्म के लिए माफ कर देती है, क्योंकि जनता को भी अब आदत नहीं रही है कि कोई आइडियोलॉजी की बात करे, उससे जुड़ा रहे। जनता देखती है, अरे ठीक है भाई, हम तो इस पार्टी को, ये भी है कि जब वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अनलेस कि नेता इतना बड़ा हो कि जिसका स्वयं का व्यक्तित्व जो है उसके उसको देख करके लोग वोट करते हो। तो अधिकतर नेता भी इस तरीके के नहीं होते हैं। कुछ इलाके में उनकी इन्फ्लुएंस होती है, ज्यादातर पार्टी की वजह, वो पार्टी की वजह से ही तो छोड़ते हैं कि भाई उनको मालूम है कि अपने व्यक्तित्व पे अगर जीत सकते तो पार्टी का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी ना। तो उन्हें लगा कि भाई इस पार्टी में अपनी दाल नहीं गल रही है और इस पार्टी के शायद दिन अच्छे नहीं है उनको, उनकी नजर में। तो ऐसा एक वो भगदड़ सी जो मची, उसमें ये माहौल बनने लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, वहां से अगर लोग छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी को छोड़े तो समझ में आता है। रूलिंग पार्टी को छोड़ करके जब आदमी भागता है दूसरे की तरफ, इस उम्मीद में कि ये पार्टी शायद कल सत्ता में आ जाए, इसी उम्मीद में जा रहे, बाकी उनको कोई लगाव लगाओ ना उनसे था ना इनसे है।
तो ये ऐसी स्थिति में एक माहौल तो जरूर बन जाता है। और देखिए, कोई भी जो ट्रेडिशनल वोटर है ना, वो तो नहीं डालेगा उनको वोट। जो पार्टी का जो हर पार्टी का कोर वोट होता है, तो वो तो नहीं डालेगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता, वो तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो भाजपा का वोट हो, चाहे सपा का वोट हो, चाहे बसपा का वोट हो, कांग्रेस का भी जो तो भी थोड़ा बहुत वोट है वो तो रहता। देखिए, जीत हार होती है इंक्रीमेंटल वोट से। जो इसके अलावा जो फ्लोटिंग वोट है वो बड़ी तादाद में है, और आजकल ये पिछले कई इलेक्शन में देखा गया है, उसमें यूथ बहुत है, उसका किसी आइडियोलॉजी से लेना देना नहीं, वो देखता है कि इसने किया क्या। और अच्छी बात है लोकतंत्र में सवाल पूछना कि आप क्यों, क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उसके ऊपर इस बात का असर नहीं पड़ता कि इस आइडियोलॉजी का आदमी उधर चला गया, तो जो है कल तक गाली दे रहा था, आज जो है उनके वाह वाह कर रहा है। वो तो देखता है कि क्या इस नेता में पोटेंशियल है, या क्या इस पार्टी में पोटेंशियल है कि हमारे लिए कुछ करे, उसमें अपना मन उस तरीके से बनाता है। तो इसलिए इस बात का, इन चीजों का इतना ज्यादा असर नहीं होता है उस वोटर पे जो डिफाइनिंग फैक्टर है, जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है, जो तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बिल्कुल, आपका विश्लेषण अपनी तरह से आपने चीजों को देखा है। ब्रजेश जी, आप भी उत्तर प्रदेश में काफी जो आम मतदाता है उसके करीब आप बार बार रहते हैं। आम मतदाता की जो मानसिकता है, वो कैसे चीजों को देखता है, आपने उसका काफी अध्ययन किया है। आपको क्या लगता है, ये जो जिस तरह से नेता रातों रात पाला बदल लेते हैं, क्या जनता उनको उसी रूप में एकदम से स्वीकार कर लेती? गोविंद जी, पाला बदलना एक अलग चीज है और स्वीकार्यता अलग चीज है जी। ये बहुत अच्छा हुआ कि अखिलेश जी को बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि वो अपना, जिन लोगों ने संघर्ष किया है 5 साल, जो लोग लाठी खाए हैं, उनके भरोसे चलें। जो लोग लाठी मरवा रहे थे उनके भरोसे न चले। बहुत जल्दी उन्होंने समझा और इस बात पे रोक लगाई उन्होंने। हालत ये है कि ये लोग, एक ऐसा तबका है जो नाप तौल करता रहता है। अब उस 5 साल आप निकलेंगे नहीं और सोचते हैं कि नया बिल्ला लगा के, नया वो लगा करके आप मैदान में उतर जाएं, तो नया बिल्ला, नया वो जमाने चले गए। लोग अब एक सर्वे, कई सर्वे करवाए बीजेपी ने, और उस सर्वे में ये पता चला कि साहब इनके करीब 100 ऐसे विधायक हैं जो बिल्कुल नहीं चुनाव लड़ सकते अच्छा ढंग से। वो जाएंगे तो उनकी खिलाफत होगी, उनको बाकायदे जवाब देना पड़ेगा जनता के। इन्होंने उस सर्वे, अब उसमें भाई लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने अपना सबके लिए बताना शुरू किया कि हमारे अपने अपने क्षेत्र का, कि इनका टिकट कट रहा, उनका टिकट कट रहा है। हाल इसमें क्या हुआ कि कुछ तो, नंबर एक बात तो बीजेपी के पास देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। जो 350 सीटें हो तो आपके, एक पार्टी के पास देखा कि इनके पास देने को बहुत कुछ है, 350 सीटें देने के लिए। अब भगदड़ मची। बाद को इनके वर्कर ने फोन किया, अपने अध्यक्ष को किया, अपने नेताओं किया कि साहब क्या इसीलिए संघर्ष किया 5 साल? क्या इसीलिए ये सब मजा मार रहे थे सरकार में, अब फिर नया मजा मारने आ गए पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए? तो उन्होंने अपना, देखिए आप, अखिलेश जी ने स्टैंड बिल्कुल बदला। उन्होंने कठोरता से कहा कि साहब अब किसी का प्रवेश नहीं है, चाहे आप कितना ही अपना दिखाएं। ये जो दलबदल है, ये नुकसान का सौदा है। ये नुकसान का इनके लिए, तो जिसके 10 जा रहे हैं, यदि ऐसे लोग, बहुत लोकप्रिय व्यक्ति कोई जाए, तब तो जिस पार्टी से जा रहे हैं उसके लिए नुकसान का सौदा है। और यदि अपने जीतने के लिए कोई जाता है तमाम अलोकप्रियता को लबादा ओढ़े हुए, तो वो फिर जिसमें जा रहा उसके लिए नुकसान सौदा है। अब ये जब परिणाम आएंगे तब ये पता चलेगा कि ये लोकप्रिय थे या अलोकप्रिय थे, इनका जाना फायदेमंद हुआ या नुकसानदेह हुआ। लेकिन अपने वर्कर का, न बीजेपी ने पिछली बार भी इसी तरह लोगों को लाए थे, बीजेपी ने वो नहीं, रोज ला रहे हैं। और इस बार इधर भी भगदड़ मची। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि वो नहीं होती है, इसका कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता है। पार्टी की क्रेडिबिलिटी होती है। ये लोग जो जाते हैं
इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होती है। बिल्कुल साख पार्टी की होती है, ये आप कह रहे हैं। सिद्धार्थ, ये जो घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश में, जैसे अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो अजीब तरह से दल बदल हुआ है। कांग्रेस ने जो व्यक्ति कांग्रेस में अपने को प्रियंका गांधी का पारिवारिक व्यक्ति बताता था, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिसके पास उत्तर प्रदेश में थी, संगठन में भी वो राष्ट्रीय संगठन में था, वो पार्टी छोड़ देता है, समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की बात करता है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी ने भी लेने से फिलहाल अभी कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई है। ऐसे ही एक व्यक्ति को कांग्रेस अपनी लिस्ट में उम्मीदवार घोषित कर देती है और वो पार्टी छोड़ देता है। अब बीजेपी के साथ तो एक मुश्त बहुत सारे लोग जो सरकार में मंत्री थे और जिम्मेदार पदों पर थे, वो छोड़ के चले गए। अब समाजवादी पार्टी ने जो स्टैंड लिया, अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि हम अब किसी को नहीं लेंगे, हमारी पार्टी में अब कोई भले ही आए, हम उसको लेंगे नहीं, बाहर के दलों से अब एंट्री बंद है। ये जो एंट्री बंद वाला जो सवाल है, जो उन्होंने एक रोक लगाई है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या कार्यकर्ताओं का दबाव वाकई में इतना ज्यादा होता है कि इस तरह की रोक लगाने पर नेता को मजबूर होना पड़े? गोविंद जी, एक बात तो यह है कि जो अभी ब्रजेश जी कह रहे थे कि टिकट हट रहे हैं, इसका सर्वे हुआ था, मैं मान नहीं सकता हूं कि किसी भी हालत में दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, इनमें से किसी का टिकट उकट तो नहीं कट रहा था। बिल्कुल। और ना इनका टिकट कट रहा था और ना सरकार बनने की दशा में इनको मंत्री बनाने से कोई इनकार कर रहा था। इनको मंत्री भी बनना था और वही मंत्री बनना था जो शायद दूसरी सरकार बनेगी तो वहां भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। वहां भी कोई अखिलेश जी ने इनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंप देने का वादा किया है। वहां भी ये जाएंगे तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, यहाँ भी सरकार बनती तो कैबिनेट मंत्री ही बनते, टिकट भी मिलता। और ये जो बातें कही जा रही हैं कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक आदमी को रोकने के लिए बेटे को भी टिकट दिया जा सकता था। अब देखिए, कार्यकर्ताओं का दबाव जो आपने कहा कि इसलिए उन्होंने अब बैन कर दिया या आप कहा है कि अब कोई हम दल बदल करने वाले को नहीं लेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का था या एरोगेंस थी, दोनों में से कोई एक चीज जरूर थी। सितंबर के महीने में कुछ लोग जो मिले अखिलेश यादव से, पत्रकार मिले थे, और मैं अपनी खुद की बात बता सकता हूं कि मैं जून में जब मिला था उस समय अगर उनको ये मालूम था कि ये लोग, ये जो बड़े लोग जो गए हैं, ये लोग आने को तैयार बैठे हैं, ये लोग कभी भी आ जाएंगे, इनके आने का तय है, तो भारतीय जनता पार्टी को जिसके पास इतना बड़ा तंत्र है उसको ना मालूम हो, मुझे ऐसा मानने की कोई वजह नहीं नजर आती है कि बिल्कुल ना माने। तो या तो अति आत्मविश्वास था कि नहीं, हमको छोड़ के कहाँ जाएंगे, हमारे अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं हो सकता है, हम ही जीतने वाले हैं तो हमारे ही पास रहेंगे, या एरोगेंस भी है कि चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अखिलेश यादव ने ये जो अब एक रोक लगाई है कि हम अब किसी को नहीं लेंगे, दरअसल ये वो लोग गए हैं जिन लोगों के बारे में बहुत पहले से तय था और इनकी पोजीशनिंग भी तय कर रखी थी। अब कोई अचानक से कोई आदमी टूट के गिरता है उनके पाले में, जो कि इमरान मसूद के साथ हुआ। इमरान मसूद बहुत दिनों तक टोलते रहे, कहते रहे, फिर वो कहते रहे मेरे पैर में मोहब्बत की जंजीर पड़ी हुई है राहुल जी की। अब वो टोलते रहे, फिर अचानक एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि नहीं साहब, हम जाएंगे समाजवादी के पार्टी के पास। तो अब समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे और समाजवादी पार्टी महीनों पहले तय कर चुकी थी कि धर्म सिंह सैनी को हम लेंगे और नकुड़ सीट से लड़ाएंगे। और इमरान मसूद साहब अब सीट बदल के वो नकुड़ सीट पे लड़ना चाह रहे हैं, तो भाई उनके लिए गुंजाइश नहीं बचती थी और वो आए और उनका वही हश्र हुआ कि आज की तारीख में वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अचानक से कार्यकर्ताओं के दबाव में लिया गया फैसला है। ये फैसला किनको लेना है पार्टी में, कौन कौन आएंगे, उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको टिकट देंगे, ये सारी चीजें अखिलेश ने पहले से तय कर रखी थी और उसी तय की हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक उनका काम चला है। और ये बात कि ये लोग छोड़कर चले जाते हैं, भाई छोड़कर गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वहां भी चुनाव जीत गए थे, उससे पहले भी कभी ये जनता दल में हुआ करते थे, लोकदल में भी हुआ करते थे, वहां से छोड़ के भी जहां जहां जाते हैं चुनाव तो जीतते हैं। मुझे लगता है दरअसल
पिछड़े वर्ग के इन नेताओं को, ज्यादातर लोग जो गए पिछड़े वर्गों से गए, पिछड़े वर्ग के नेताओं को वो जो इंक्रीमेंटल वोट की बात कर रहे हैं अभी शरद जी, दरअसल इंक्रीमेंटल वोट जो है उसका रुझान किधर है इसका अंदाजा उन्हें पहले हो जाता है। वो प्राइमरी स्टेक होल्डर है। हम आप दूर बैठे हुए देख रहे हैं, हम आप बिल्कुल इनको अंदाजा हो जाता है कि वो इंक्रीमेंटल वोट किधर जा रहा है और जिधर जा रहा है हमें उस तरफ चले जाना चाहिए। मुझे लगता है ये दबाव दो तरफा है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिसीजन ले लिया है अब इनके जितने समर्थक इनको वोट देने वाले लोग हैं उनको उस तरफ वोट देना है, बल्कि ये उल्टा है। ये देख रहे हैं कि हम हमारे साथ जो हमारी जीत में जो हिस्सेदार होते थे, जिनकी भागीदारी होती थी, वो लोग किधर का रुख कर रहे हैं और उस तरफ इन्होंने अपने आप को जाकर खड़ा कर लिया, अपना अपना पाला बदलकर उस तरफ चले गए। ये स्थिति है, ये वाइसे वर्षा है, एक तरफा नहीं है कि इन्होंने आज फैसला कर दिया कि मुझे ये पार्टी अच्छी लग रही है तो उधर चले गए। इनमें से कई लोगों से मैं जानता हूँ निजी तौर पे बातचीत में कहते हैं कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां तो नहीं गए खड़े होकर। जी बस एक चीज और अगर इजाजत आप दें तो एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। मुझे तो ये भी लगता है कि अखिलेश यादव ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई है। एक तरफ अपने पार्टी के लोगों को ये खुश कर दिया कि भाई देखो हम और किसी को नहीं ले रहे हैं, जबकि पहले से ही तय था। जो सिद्धार्थ ने कहा बड़ी पते की बात है, उन्हें जिनको लेना था उन्होंने ले लिया। अब उसके आगे उनके पास उन्हें मालूम है कि हमारे पास कोई इस तरीके का आने वाला नहीं है, तो कह ये स्टैंड ले लिया जिससे वो भी खुश हो जाए, लोग शायद इस तरीके से भी किया हो। नहीं, लेकिन अभी जिस तरह से सूचियां आ रही हैं राजनीतिक दलों की और जैसे जैसे जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे, अब दल बदल की संभावना तो अभी भी बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे वो आखिरी वक्त पे दूसरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सिद्धार्थ आपने कहा कि इन दल बदलों को बहुत पहले से अंदाज हो जाता है हवा किस तरफ है, लेकिन एडीआर ने एक पिछले 5 साल की अलग अलग विधानसभाओं का एक आंकड़ा अभी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 357 लोगों ने पार्टियां छोड़ी थी, लेकिन इनमें से चुनाव सिर्फ 170 लोग जीते, यानी कि 170 लोग ही विधायक बन पाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्थिति पिछले चुनाव में फर्क थी। 67 दल बदलों को उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लिया था, जिसमें से 54 लोग पिछला चुनाव जीते थे और आज इनमें उनमें से बहुत सारे लोग अब समाजवादी पार्टी के खेमे में है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करें, वहां दोनों पार्टियों में लोग छोड़ भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। बसपा से भी लगातार लोगों के छोड़ने का सिलसिला जारी है, नई आमद बसपा में नहीं दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल सबसे एक तरह से अलग है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट देने के बावजूद कई महिलाओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। जो संपत थी बुंदेलखंड में, उन्होंने जो गुलाबी गैंग की थी, जिनको 2 बार वहां से टिकट मिला था, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला और उन्होंने कहा मैं तो पहले से लड़ रही थी, जब मुझे औरत होकर लड़ने के बाद टिकट नहीं दिया गया तो ये जो लड़की हूँ लड़ सकता हूँ, ये नारा कितना सही है ये प्रियंका गांधी तय करें। इस तरह की चीजें भी हैं। कांग्रेस के जो इस भगदड़ में बिल्कुल कोने में, जिशान आपको आज बुलाने का एक खास मकसद ये भी था कि और राजनीतिक दलों को हमने नहीं आमंत्रित किया। कांग्रेस जो बिल्कुल सिर्फ जाते हुए देख रही है, किनारे बैठकर कारवां लौट गया की मुद्रा में कांग्रेस है। आप कैसे देख रहे हैं इसको कि क्या अभी भी कांग्रेस के लिए आगे की संभावनाएं कहीं दिखाई देती हैं? नहीं गोविंद भाई, मुझे लगता है कि मौसम वैज्ञानिकों को अगर छोड़ दें तो जो नेता गए हैं, 2-3 नेताओं की जिनकी आपने बात करी, चाहे इमरान मसूद साहब की गई हो, चाहे जो यूसुफ साहब गए, चाहे संपत पाल जी की, हम तीनों के बारे में आपको बता दें। देखिए, इमरान मसूद साहब लगातार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होना चाहिए। वो लगातार कह रहे थे, 2 विधानसभा खुद हार चुके हैं, उनके भाई हार चुके हैं, 2 लोकसभा हार चुके हैं और उनको भी पता है कि आखिरी चुनाव है, क्योंकि सबको अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो वो लगातार कह रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ हमें गठबंधन नहीं करना था। पिछली बार गठबंधन करके हमने 403 सीटों में से 303 सीटें उनको देके अपने संगठन का पहले से ही बड़ा नुकसान कर रखा था। तो बिल्कुल हमने क्लियर था और सबको पता था इमरान मसूद साहब चले जाएंगे। और आप इमरान मसूद साहब कहीं के मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जो भी हो। दूसरी चीज, यूसुफ साहब जो हमारे, जिनको हमने विधायकी का टिकट दिया था रामपुर से, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ आए थे
और वो भी चले गए क्योंकि वो भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ ही आए थे। वो कोई बहुत पुराने कांग्रेसी नहीं थे कि बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हो, अभी उन्हीं के साथ आए थे, उन्हीं के साथ ज्वाइन किया था, वो चले गए। जहां तक संपत पाल जी की आपने बात करी, संपत पाल जी को 2 बार टिकट दिया गया, आपने खुद बताया, दोनों बार जमानत जब्त हुई। तो अब ऐसा भी नहीं है कि हम लगातार टिकट देते रहेंगे। हमें पता है कि वो वहां पे संपत पाल जी लड़ रही, अच्छी बात है, लेकिन वो टिकट दोनों बार कांग्रेस ने दिया, विपरीत परिस्थितियों में दिया। जब 403 100 सीटें से हम लड़ रहे थे तब भी उनको टिकट दिया गया लड़ने के लिए। तो अगर अब किसी को जाना है, प्रियंका जी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, और अगर किसी को जाना है तो हम किसी को रोकेंगे नहीं, और ना उन्होंने किसी को रोकने की कोशिश की, उन्होंने बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे क्लियर है, कांग्रेस पार्टी को कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे संगठन खड़ा करना है, हम उसके लिए लगे हुए हैं बहुत। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग के लिए लोग नहीं है, बहुत सी ज्वाइनिंग हो रही है। जो ज्वाइनिंग के लिए बहुत से पूर्व विधायक भी बातें कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ से हरी झंडी उनको नहीं दी जा रही है। और हमें लगता है अगर कुछ ऐसा होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने दम पर कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में न सही, लेकिन आगे कभी न कभी तो आपकी ये कोशिश कामयाब हो। और आपकी पार्टी में अब इतने कम लोग बचे हैं कि अगर जाने की बात भी हो तो शायद कोई जाने वाले की कहीं गिनती भी न दिखाई दे। अभी लेकिन फिर भी हम में खबर आई है गोविंद, अभी एक यूट्यूब में इसी वक्त में खबर मैं देख रहा हूँ कि 71 बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस में शामिल हुए। अब ये किस लेवल के लोग हैं नहीं पता, डिटेल में नहीं आई अभी। बीजेपी के लोग 71। अभी तो जिशान आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। कर रहे हैं आप, बीजेपी के कौन लोग हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जी जी जी, ये कार्यकर्ता स्तर के लोग होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन कार्यकर्ता भी आ जाए कांग्रेस में, अगर कार्यकर्ता भी आ जाए तो कांग्रेस को शायद सबसे ज्यादा आ जाए तो ठीक है, काम किए हुए लोग होंगे। ऐसा नहीं कि आइडियोलॉजी किसी की बदल नहीं सकती, ये नहीं कि आइडियोलॉजी किसी की एक है तो वही आइडियोलॉजी पे जिंदगी भर रहेगा। आइडियोलॉजी आदमी की चेंज भी हो सकती है, और बहुत बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस में तो लंबी परंपरा रही है आइडियोलॉजी बदलकर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले लोगों की। बहरहाल जो परिस्थितियां इस वक्त हैं ताहिरा जी, एक तरफ ये भयानक दल बदल है, जनता जिस नेता पर, जिस पार्टी पर 5 साल भरोसा करती है, अचानक पता लगता है कि उसकी टोपी बदल गई, उसका रंग बदल गया, उसकी राजनीतिक जो वो है दर्शन है वो बदल गया। कल तक वो मंदिर को गाली देता था, वो मंदिर की जय जय करने वाला हो गया, या ठीक इसका उल्टा, दोनों ही तरह की स्थिति। ऐसे में आपको क्या लगता है जो जनता है, जनता के साथ किस तरह से ये जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति में जनता के साथ क्या छल होता है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जो अभी जो लोग बीजेपी से निकले हैं मोस्टली पिछड़े जाति के लोग हैं, जो नेता आए हैं, और मैं कहूँगी कद्दावर नेता हैं। जैसे अभी सिद्धार्थ ने भी कहा था, अगर वो वहां भी रहते तो वो कैबिनेट मिनिस्टर ही रहते और वो इलेक्शन भी जीत के आते। जमीनी नेता हैं, अगर ये कहा जाए तो ये भी सही है। तो वो नेता निकल के आए हैं इस वक्त। यूथ है ओबीसी में, आप देख रहे होंगे जो यूथ ओबीसी में है, जो पढ़ के गए हैं, जो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, कुछ अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, वो यूथ अब प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं अपनी जाति के नेताओं से कि आप रिजर्वेशन पे चुप क्यों हैं, आप हमारी शिक्षा में खामोश क्यों हैं, हमारे हाथ से शिक्षा ले ली गई, आप खामोश क्यों हैं, आप किस तरह के अम्बेडकराइट हैं, आप अम्बेडकर को कितना समझते हैं। अब वो पढ़ के सवाल कर रहे हैं। तो ये नेता भी समझ रहे हैं कि जमीन खिसक जाएगी, अगर हम यहाँ पर रुके रहे तो हमारी जमीन खिसक जाएगी। तो ये नेता इसलिए ओबीसी के उसमें फोल्ड में आए हैं कि देखिए, जब इससे पहले भाजपा जीती है तो उसने एक रेनबो बनाया था। वो रेनबो जो था वो ओबीसी का था, उसमें सभी जाति के लोगों को उसने लिया था। वो रेनबो टूट गया, और मैं कहती हूँ वो इसीलिए टूटा कि जो यूथ है ओबीसी का, उसने सवाल खड़े किए। जो यूथ है वो वोकल हुआ, जो महिलाएं भी है ओबीसी की, वो लड़कियां भी इनसे सवाल पूछने लगी, उन्होंने अपने सवालों को आगे किया है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इनसे ये सवाल किया कि आपने हमसे छल किया,
वोट लिया और आप जिस पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर या विधायक बने बैठे हैं, तो आपने हमारे काम नहीं किए, हमारे रिजर्वेशन पे आप नहीं बोले, खत्म होता रहा। आप हमारी नौकरियों पे नहीं बोले, आप हमारे शिक्षा के लिए नहीं बोले कि हम शिक्षा में हम पीछे क्यों हैं, हमारे लिए बेहतर नीतियां क्यों नहीं लाई जा रही हैं। उन्होंने मंडल की बात को तेजी से आगे रखा। यही वजह है कि देखिए उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी मंडल बनाम कमंडल कहा, इस बात को किया। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ताहिरा जी, अगर ये बात सच होती तो अगर जैसे यहाँ पर सिद्धार्थ ने कहा कि ये 6-8 महीने पहले तय हो गया था कि ये लोग पार्टी छोड़ेंगे, उसके बाद भी लोगों ने कभी ये सवाल सार्वजनिक नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों को बिल्कुल किनारे रख दिया गया, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। ये बात तो सिर्फ जब इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के पत्र में जितने भी लोगों ने छोड़ा, लगभग एक तरह की बात देखिए, बोलने का भी तो स्पेस कम हो गया है राजीव जी, आप ये भी देख रहे हैं। और बोलने के बाद क्या हुआ, फिर वारंट भी तो आया ना। बोलने के बाद जितना जोश से बोले उतनी जोश से वारंट भी आया उनके नाम। तो मेरा कहना है कि स्पेस भी संकुचित हुआ है ना, हमारी बात कहने का स्पेस भी संकुचित हुआ। अगर वहां पे बात सुनी गई होती, ओबीसी का कुछ किया गया होता, तो शायद मैं कहती हूँ क्योंकि आइडियोलॉजी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, शायद ये वहां रुके रहे होते, ये नेतागण रुके रहे होते। लेकिन इनको लगा इनकी कम्युनिटी के लोग ही इनसे खिसक रहे हैं। जब उनको अपनी कम्युनिटी के लोग खिसकते हुए लगे, तो इसलिए ये इसमें आया। और जाहिर है अखिलेश जी को भी लेना था, क्योंकि उनके लिए भी देखिए रीजनल पार्टियां इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस बार भी अगर वो इलेक्शन हार जाए तो उसके बाद बहुत सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। जी। अब ब्रजेश जी, ताहिरा जी का कहना है कि वो जो रेनबो बनाया था बीजेपी ने, वो टूट गया है। आपको क्या लगता है? ब्रजेश जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ गोविंद जी, क्या पूछ रहे थे आप? ताहिरा जी ने अभी एक बात का जिक्र किया कि बीजेपी ने एक मंडल का एक रेनबो बनाया था और वो रेनबो अब टूट गया है। आपको क्या लगता है? देखिए गोविंद जी, जब हम जमीन में जाएंगे तभी पता चलेगा। जमीन में जा रहा हूं तब मुझे पता चल रहा है। वास्तव में 2019 में इससे बड़ा सामाजिक न्याय का गठबंधन दूसरा नहीं हो सकता है, ये कल्पना नहीं कर सकते आप। वो गठबंधन भारत के कुछ गठबंधनों में एक था जो सामाजिक न्याय का बिल्कुल विराट पर्वत हिमालय था। ये वास्तव में जनता क्या स्वीकार करती है, क्या नहीं करती। मुझे याद है, मैं एनडीटीवी के उससे निकला था तो समाजवादी पार्टी के एक नेता ने पूछा था कि क्या लगता है आपको, क्या 75 से कम तो नहीं आने वाली है? हमने कहते नहीं, लड़ाई है। उसको 25 बातें सुनाए थे, 2500 बातें। शीतल से मेरी बात होती थी, मैंने उनको बता दिया था, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, फिर हमको 10 मार्च को बुला लीजिएगा। ये तो जनता के बीच जाके पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। हम लोग यहाँ बैठ करके इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। मैं कई जगह जा चुका हूँ, जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। हमें तो लोगों के बीच जाना होगा, बस। हम ज्यादा उचित नहीं बोल सकते, कारण है कि राजनीतिक प्रेक्षक के रूप में मैं बैठ के स्टूडियो में कुछ कह दूं, मुझे उचित नहीं लगता है। जब मैं जाऊंगा भी, अब मैं फिर निकलने वाला हूं 2 दिन बाद, तो हमारी आपकी गोविंद जी, आप भी हमको बुलाते रहेगा रास्ते में। जब मैं गया था, बुंदेलखंड गया था, कानपुर देहात गया था, इधर मथुरा की तरफ गया था, फिर निकलने वाला हूं और बातचीत होती रहेगी। अब जमीन में क्या, ये तो जाके मालूम होगा ना, हम यहाँ कैसे। बिल्कुल राजू जी, एक चीज, ये कोई नहीं कह रहा है कि कोई पार्टी है समाजवादी पार्टी जीत क्या है, अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा जमीन पे मजबूती से लड़ रही है। वही बात कर रहा हूं, लेकिन ये है वही बात बता रहा हूं आपको, टक्कर में आ गई है, ये बात है। हाँ, टक्कर में क्या, वो आगे भी जा सकती है, सरकार भी बना सकती है, लेकिन थोड़ा जमीन में जाना होगा। हम वहीं जाके बता सकते हैं, हमें काम करना होगा उसके लिए, बस। बिल्कुल। सिद्धार्थ, आपकी भी जमीन में गहरी पकड़ है, आप कैसे देखते हैं इसको?
क्या बिल्कुल अभी ये कह सकते हैं कि अभी चीजें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि अभी जमीन में भी चीजें दिखाई देने लगी हैं कि चुनाव किस तरह का हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है? देखिए, ताहिरा जी ने एक बात तो बहुत सही कही कि ओबीसी का जो नौजवान खेमा है, जो नौजवान तबका है, उसमें एक बहुत गहरा असंतोष है। और देखिए, कारण है उसके साथ साथ जो उच्च शिक्षित है। उत्तर प्रदेश में 9 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में हाल फिलहाल में रिक्रूटमेंट हुए 9 के 9 जगहों में ओबीसी की जितनी सीटें थी वो सब नॉट काउंटेबल उस कैटेगरी में गई। जी। और एक इंतहा हुई थी, बहुत चर्चित केस है, खूब छपा अखबारों में, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का मामला था वो। जी 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 जी। ये 21 ब्राह्मण आवेदक, 9 क्षत्रिय आवेदक, ओबीसी तो सारे एनएफएस में चले गए और 9 क्षत्रिय आवेदक में से ही 7 लोग सेलेक्ट हो गए, 7 क्षत्रिय, यानी 21 के 21 ब्राह्मण भी एक तरीके से एनएफएस ही हो गए। तो ये स्थितियां जो है वो या 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से ओबीसी के आरक्षण की अनदेखी हुई है, तो जो पढ़ा लिखा ओबीसी का नौजवान है उसमें असंतोष तो है, उसमें नाराजगी बहुत गहरी है। 2019 में हो सकता है वो नाराजगी उस लेवल पे ना रही हो, लेकिन आज है ना रही हो। जी जी। मैं मान सकता हूँ ब्रजेश जी कि वो जो अशिक्षित है, जो नौकरियों के लिए आवेदन नहीं करता है, जो नौकरियों के कतार में नहीं खड़ा है, गांव में हो सकता है कि वो राशन का झोला मिल रहा हो, उससे खुश भी हो। मैं भी कह रहा हूँ कि ये अभी ओपन एंडेड है, अभी ये कोई कुछ भी अभी तय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है या समाजवादी पार्टी को, लेकिन इतनी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ ताहिरा जी की कि जो ओबीसी का नौजवान है उसमें बहुत गहरी निराशा है, नाराजगी है, गुस्सा है बहुत ज्यादा, और उस गुस्से को ओबीसी वर्ग के नेता झेल रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं लोगों से। जाहिर सी बात है कि गांव में जो मजदूरी कर रहा है वो करने आया होगा, लेकिन उनके नौजवान जरूर जवाब मांग रहे होंगे। गोविंद जी 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 गोविंद जी, मैं कलहन जी की बात से सहमत हूँ और इसीलिए मैं संघर्ष की बात कह रहा हूँ। कलहन जी की बात से मैं सहमत हूँ, मैं असहमति मैंने नहीं दिखाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा 1-2 राउंड आउट कर दे, बस इतनी बात मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव जोर पकड़ेगा वैसे वैसे मुद्दे बिल्कुल शार्प दिखाई देने लगेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं और कहाँ जीत हार हो रही है। फिलहाल हम उस भविष्यवाणी के लिए यहाँ पर बैठे भी नहीं। लेकिन जिशान, यहाँ पर जो बात अभी आई कि यूथ, खास तौर पर ओबीसी का यूथ जो है उसमें निराशा है, और इस चुनाव में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 25% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा हिस्सा पहली बार वोट डालेगा, और आपकी पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कह रही है। तो आपके लिए इसमें कोई उम्मीद का कोई रास्ता, कोई किरण दिख रही है आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए गोविंद भाई, हमारी पार्टी आप देखिए जो हमने टिकट पे घोषित की है उसमें आप देखिए सारे वर्गों को बराबर से दिया गया है, कितने यूथ को टिकट दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से वो राजनीति होती चली जा रही थी इस प्रदेश के अंदर, वो राजनीति का एक रास्ता बदलने की कोशिश की है प्रियंका गांधी जी ने, और वो मैसेज उन्होंने क्लियर किया है। ये नहीं है उन्होंने कि नहीं बात कर लेंगे और उसके बाद जब टिकट आएंगे तो टिकट में वो चीज नहीं दिखेगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज क्लियर की है। और आप सबको पता है कि पिछले 5 साल में अगर किसी पार्टी ने संघर्ष किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी ने किया है। वो आप बुलंदशहर से लेके और लखीमपुर तक और बनारस से लेकर सोनभद्र तक कहीं भी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और समस्या शायद कांग्रेस के साथ यही है, जैसे आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी ने किया है। संघर्ष पार्टी के पूरे कैडर को, पूरे नेताओं को करना पड़ेगा। शायद कांग्रेस के लिए भविष्य का रास्ता होना चाहिए, भविष्य का रास्ता कांग्रेस के लिए वहीं से होता है। बहरहाल जेल में रहा, हमारे कितने नेता जेल में रहे, ये प्रियंका गांधी ने नहीं, उनके साथ उनके पीछे हम सब ने संघर्ष किया है। जी जी जी। बहरहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे दल बदल का एक सिलसिला शुरू हुआ था, फिलहाल अखिलेश यादव ने उस पर जिस तरह से ब्रेक लगाया है, उसके बाद ये लगता है कि अब शायद आने वाले दिनों में उतनी बड़ी चर्चा उस तरह के दल बदल की हमको न देखने को मिले,
ये दल बदल कितना चुनाव को प्रभावित करेगा, ये दल बदल करके पार्टी बदलने वाले नेता कितना अपनी जिस पार्टी में गए हैं उसकी जीत को सुनिश्चित करेंगे, ये तो भविष्य में हमको 10 मार्च के बाद इस स्थितियां साफ होंगी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो भी चुनाव होगा ये मुद्दों पर हो, नेता चाहे वो दल बदल के दूसरे दल में गए हों, चाहे अपने दल में रहे हों, चाहे वो नए नेता हों, जैसे आप जैसी पार्टी ने बिल्कुल पढ़े लिखे और युवाओं को तरजीह दी है। जो भी नेता हो वो मुद्दा जो उठाए वो जनता का मुद्दा उठाए, वो जनता की समस्याओं के बारे में सवाल उठाए, वो अगर अपने समाज के पक्ष में बात करता है तो उस बात को निभाने के वादे के साथ, उस बात को निभाने के संकल्प के साथ चुनाव में आए। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझावों से, अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को हम आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सफल हो। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।